हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। एक से लेकर 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और भी प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं बिहार दरोगा प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, तो आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 85% से ज़्यादा होती है और इसके कारण ये जो होता है वो प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। यह कोयला के सबसे अच्छे या सबसे उत्तम कोटि की कोयला माना जाता है। अगर हम बात और ऑप्शन की करते हैं, अगर बिटुमिनस की बात करते हैं तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला भी कहा जाता है और इसका उपयोग घरेलू कार्य में होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 70 से लेकर 85% के बीच होता है। अगर हम बात लिग्नाइट की करते हैं तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है 75 से लेकर 70% और इसका रंग भूरा होता है और इसमें जल वाष्प की मात्रा भी अधिक होती है। अगर हम बात पीट की करते हैं तो ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 50 से 60% होती है और इसे जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है, ये गलत है क्योंकि घाव भरने में जो सहायक विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन बी1 की बात करते हैं तो इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी रोगों में लड़ने में सहायक है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों के लिए उपयोगी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का होता है थाइमीन, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है। तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन होता है वो प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है और इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं और तथा श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परितारिका। क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं परितारिका का तो आंखों का जो रंग होता है वो परितारिका नामक संरचना के रंजकता से उत्पन्न होता है और यह नियंत्रित करने में मदद करता है कि आंखों में कितना प्रकाश प्रवेश कर सकता है। अगर हम बात रेटिना की करते हैं तो रेटिना से याद रखिएगा, रेटिना की जो शंकु कोशिका होती है, मतलब रेटिना के शंकु कोशिका से रंग और छड़ कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किससे अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। तो डायलिसिस की विधि जो होती है वो जब किसी व्यक्ति का गुर्दा यानी ब्रिक जो होता है वो सही से काम नहीं करता है तब हम लोग डायलिसिस की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक। ब्रिक से जो कुछ और याद रखने वाली जो बातें हैं वो ये है कि जो ब्रिक होता है इसका प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, मतलब कहने का मतलब कि इनमें से रक्त में से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना होता है। अगर हम बात करते हैं ब्रिक की तो ब्रिक में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर, मतलब कि दिन भर में मान लीजिए कि 180 लीटर रक्त जो होता है वो फिल्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। तो अगर हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो इसके अनुसार जब कोई किरणें जो होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतित हो रही होती है और आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब किरणों का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण जो किरणें होती हैं वो परावर्तित होकर उसी माध्यम से लौट जाती है और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। पहला कि प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और
आपतन कोण का जो मान हो वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो। अगर हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की, तो इससे रिलेटेड इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, हीरो का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पिकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो पिकोमीटर यंत्र का जो प्रयोग है वो घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व। अगर हम बात करते हैं विकिरण तीव्रता की, तो विकिरण तीव्रता को मापने के लिए फोटोमीटर का यूज किया जाता है। भूकंप तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है और उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पराबैंगनी किरणें में ऊर्जा किसके अपेक्षा अधिक होती है। पराबैंगनी किरणें की अगर बात करते हैं तो पराबैंगनी किरणें में जो ऊर्जा होती है वो अवरक्त किरणें की तुलना में अधिक होती है। और एक्स किरणें और गामा किरणें की अगर अपेक्षा में पूछेगा तब एक्स किरणें और गामा किरणें की अपेक्षा में कम होती है। तो यहाँ अधिक पूछ रहा है तो अवरक्त किरणें जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तस्राव को रोकने के लिए हम लोग पोटास एलम यानी फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटास एलम। पोटास एलम का जो रासायनिक सूत्र है वो है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24H2O। अगर हम बात एल्युमिनियम नाइट्रेट की करते हैं तो एल्युमिनियम नाइट्रेट है AlNO3 का होल 3। अगर हम बात एल्युमिनियम सल्फेट की करते हैं तब है Al2SO4 का होल 3 और एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं तब है AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समान वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। तो समान वयस्क में अगर हम लोग खाली पेट में रुधिर ग्लूकोज का स्तर देते हैं तो वो 70 से 99 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अगर यही आपसे पूछ ले कि खाना खाने के कुछ देर बाद रुधिर ग्लूकोज का स्तर कितना हो जाएगा तब 140 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है। अगर हम बात करते हैं अरक्ता की, तो अरक्ता जो होता है वो विटामिन B11 के कमी के कारण होता है और B11 का जो केमिकल नाम है वो है फॉलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो फॉलिक एसिड जो है वो एक फोलेट का सिंथेटिक रूप है जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले विटामिन B11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक हैं। अगर हम बात करते हैं मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक की, तो वो क्या है, मेलानिन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। मेलानिन जो होता है यही त्वचा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और जब वो सूरज के संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है। देखिए अगर हम बात करते हैं पीछे की ओर उड़ने की, तो गुंजन एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुंजन। ये उल्टा मतलब पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्राकृतिक में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो टेबल नमक की अगर हम बात करते हैं तो हेलाइट खनिज पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा धातु तथा उसके यस्कों का सही मेल नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कॉल्बेराइट सोना बिल्कुल सही है, मेलेकाइट तांबा ये भी बिल्कुल सही है, मिलेराइट यूरेनियम जो है वो सही नहीं है क्योंकि मिलेराइट जो है वो निकेल का यस्क है। ऑस्मेलेटाइट कोबाल्ट ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, देखिए अगर हम बात करते हैं उत्प्रेरक की, तो उत्प्रेरक जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है और स्वतः जो होता है वो अभिक्रिया के अंत तक द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है। उसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक देखिए दोनों चीज़ करता है, दर को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन में नहीं है दर को बढ़ाता है और घटाता है। तो अगर ऑप्शन में ये रहेगा कि दर को बढ़ाता है और घटाता है तो वही आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि ये प्रक्रिया के दर को बढ़ाता है, जनरली ये दर को बढ़ाता ही है, लेकिन दर को ये बढ़ाता भी है और घटाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दहन कैसी प्रक्रिया है। दहन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हम दोबारा उस फॉर्म में जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग जला देंगे उसको हम दोबारा उसमें हम लोग गेन बैक नहीं कर सकते हैं। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। अगर हम लोग बात करते हैं कांसा किसकी मिश्र धातु है तो वो तांबा और टीन का है। इसमें तांबा जो होता है वो लगभग 88% होता है और जो टीन यानी Sn जो होता है वो 12% होता है। अगर हम बात करते हैं कांसा की तो कांसा का उपयोग जो है वो बर्तन और मूर्तियों बनाने के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है। देखिए आभासी बल का उदाहरण की अगर बात करते हैं तो अपकेंद्रीय बल जो है वो आभासी बल का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो होता है वो एक ऐसा बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे। तो बौद्ध धर्म जो था वो स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्त्रियां और शूद्र। अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की तो बौद्ध धर्म के धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। संघ में प्रवेश का जो अधिकार था वो प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था परंतु बाद में दे दिया गया था, जिससे स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये किया गया था पल्लव शासकों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाबलीपुरम का जो एकादश मंदिर था जिसे रथ कहा गया है उसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसमें याद रखिएगा रथ मंदिरों की जो संख्या थी वो कुल 7 थी। अगर हम बात पल्लव वंश की करते हैं तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। अगर हम बात गुप्त वंश की करते हैं तो इसका संस्थापक थे श्रीगुप्त। अगर हम बात चोल राजवंश की करते हैं तो इसके संस्थापक थे विजयालाल और इसकी राजधानी थी तंजौर में। अगर हम चालुक्य राजवंश की बात करते हैं तो 3 चालुक थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की बात करते हैं तो संस्थापक हो जाएगा तैलभ द्वितीय और राजधानी हो जाएगी मानखेट। बतापी के चालुक्य वंश की बात करते हैं तो संस्थापक हो जाएंगे जयसिंह और राजधानी हो जाएगी बतापी। और बेंगी के चालुक्य वंश की बात करते हैं तब संस्थापक हो जाएगा विष्णुवर्धन और राजधानी हो जाएगी बेंगी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है। सूफी आदेशों की अगर हम बात करते हैं तो सूफी आदेश जो है वो सिलसिला नाम से जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम करते हैं भारत की बात तो भारत में जो चिश्ती और सुहारवर्दी सिलसिला था उसकी जो जड़ें थी वो काफ़ी गहरी थी। अगर हम बात और कुछ सूफी से करते हैं तो जो लोग सूफी संतों की शिष्टा ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था। तो ये गोलकुंडा के खान से प्राप्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं राणा सांगा की तो राणा सांगा अकबर के साथ मैच नहीं करेगा। राणा सांगा जो होगा ये बाबर के समकालीन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा जो था वो बाबर के समकालीन था। अगर हम बात करते हैं अकबर की तो अकबर के समकालीन कौन थे। सूफी संत जो शेख सलीम थे, शेख सलीम चिश्ती, वही अकबर के समकालीन थे। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, जुहार सिंह शाहजहां, जसवंत सिंह औरंगजेब, ये तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अकबर द्वारा दिए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है। देखिए मजहर की घोषणा 1579 बिल्कुल सही है। जजिया कर समाप्ति 1564 ये भी बिल्कुल सही है। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1562 ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त जो किया था वो 1563 में किया था। तो ये तो गलत है। ठीक है 1562 से याद रखिएगा उसने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। क्लियर है। इबादत खाने की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये भी 1582 में नहीं हुआ था। इबादत खाने की स्थापना हुआ था 1575 में और इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी 1578 में। 1582 से याद रखिएगा अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में। तो ये पहला और दूसरा सही है और तीसरा और चौथा जो है वो गलत है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। तो वो कौन था? वो था हरिविजय सूरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिविजय सूरी। और हरिविजय सूरी को एक चीज और याद रखिएगा अकबर ने इसे जगत गुरु की उपाधि दिया था। क्या दिया था? जगत गुरु का उपाधि दिया था। अकबर से याद रखिएगा अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए हैं उनका सही क्रम बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले सूरत में 1613 में, मद्रास में 1639 में, बंबई में 1687 और कलकत्ता में 1698 में। अगर हम बात सूरत की करते हैं तो देखिए यहाँ पे व्यापारिक केंद्र अगर अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए जाने की बात करते हैं तब पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था, लेकिन पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। लेकिन पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में ही व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था। तो नादिर शाह दिल्ली पर 1739 में आक्रमण किया है और उस समय दिल्ली का जो शासक था वो मोहम्मद शाह था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात नादिर शाह की करते हैं तो नादिर शाह से याद रखिएगा यह फारस के अफसार वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो नील दर्पण जो था उसका अंग्रेजी अनुवाद जो था वो मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर नील दर्पण की अगर बात करते हैं ये किसके द्वारा लिखा गया था तो ये दीनबंधु के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। देखिए ताना भगत आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ था। कहाँ? छोटा नागपुर में। और इस आंदोलन को उराव जनजाति के द्वारा ये किया गया था, इसमें नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उराव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है गांधी जी ने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी थी। तो गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी जो थे वो अपने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया था और सभी को इसको पालन करने की सलाह और वकालत भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 यानी 1 और 2 सत्य और अहिंसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। तो ये हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसकी अध्यक्षता किया गया था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और अलग कब हुए थे, मतलब कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। बंबई की बात करते हैं तो बंबई से याद रखिएगा जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, वो हुआ था बंबई में और उसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कलकत्ता में तो बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है आपको वो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, आप उसे याद रखिएगा। जैसे 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जहां पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1911 में बिशन नारायण धर जहां पहली बार जन गण मन गाया गया। 1896 में रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा अध्यक्षता जहां पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो ये किया गया था, अगर हम लोग बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये जो था वो किया गया था 1905 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1905। गोपाल कृष्ण गोखले से एक और चीज़ याद रखिएगा, नेशन नामक पत्रिका, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। तो गांधी जी जो था वो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं वैश्वीकरण का अर्थ, तो इसका अर्थ है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही कहलाता है वैश्वीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वैश्वीकरण का जो प्रयोग है वो 1980 से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो प्राकृतिक संसाधन पे भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पे भी करता है और बाजार के आकार पे भी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है। तो घटिया वस्तु के संबंध की बात कर रहा है तो मांग की जो आय होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्न में से कौन सा कर है जो केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। देखिए राज्य सरकार द्वारा जो लगाने वाली जो कुछ इंपॉर्टेंट कर है वो है मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी, लग्जरी कार, मोटर वाहन कर, ये सब जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। तो भारत में जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्यरात्रि सूर्य के अगर अर्थ की बात करते हैं तो वो ये एक प्राकृतिक घटना है जो ग्रीष्म काल में उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर रात तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य से एक चीज याद रखिएगा, नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं शुद्ध ग्रह है, ग्रह भी है, धूम्रकेतु भी है, लेकिन निहारिका जो है वो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निहारिका। निहारिका किसको कहा जाता है। तो देखिए आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संयोजन से हुई है और इसे ही निहारिका कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बेहतर ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या ग्रेटर हिमालय ये सब को और क्या कहा जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है हिमाद्री की वो है 6000 मीटर और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। और एक चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो याद रखिएगा कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय जो है वो लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। क्लियर है। शिवालिक की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं निम्न या बाह्य हिमालय और यह हिमालय का नवीनतम भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 3 देशों के साथ लगती है। लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा और अफगानिस्तान से सबसे कम। वो 7 देश हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है अगर हम बात करते हैं कुल्लू घाटी की तो कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कुल्लू घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक विस्तृत घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की प्रकृति कैसी होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो अम्लीय रूप में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में क्या होती है कि लाइम की मात्रा कम होती है और इसके कारण यह क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर हम लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं तो इससे और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है और ये जो मिट्टी है वो चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए अगर हम लोग मानसून की करते हैं तो करता है, भूमध्य रेखा का भी करता है, हिंद महासागर का अस्तित्व का भी करता है, इसके साथ साथ ही समुद्र से निकटता हो गया, मानसून पवने हो गई, उच्च दाब और मिट्टी की प्राकृतिक हो गया, अक्षांश हो गया, ये सब जो है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेकिन जो महासागरीय धाराएं हैं वो भारत की जलवायु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा गया है। तो ये कहा गया है यमुना नदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमुना। और इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि यमुना नदी जो है वो अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसको खुला नाला कहा जाता है। देखिए अगर हम बात यमुना की करते हैं तो यमुना का उद्गम स्थान जो है वो बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है और इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, गिरी, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। अगर हम बात गंगा की करते हैं तो गंगा का उद्गम स्थान है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से।
कोसी का है उद्गम स्थान। प्रवाह की जो 7 धाराएं हैं उसमें से जो मुख्य धारा जो है अरुण नाम का, वहाँ से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से। और नर्मदा की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में जो समुद्री गाय है वो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भारत में कितने परिस्थिति की हॉटस्पॉट हैं। तो भारत में 4 परिस्थिति की हॉटस्पॉट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। और कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुडालैंड और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत हम लोग भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की जो झलक है वो हमें संविधान के प्रस्तावना में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। प्रस्तावना के माध्यम से ही हमें भारतीय संविधान का सार, उद्देश्य और उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना से याद रखिएगा इसे संविधान की कुंजी कहा गया है और अभी तक इसमें एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए। अमेरिका से और क्या क्या चीज़ लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, वित्तीय आपातकाल हो गया, ये सब कुछ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा और ऑप्शन है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का निर्माण, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था। अगर हम बात कनाडा की करते हैं तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है, संघात्मक विशेषताएं, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां जो होगी वो केंद्र के पास होगी, ये सब कनाडा से लिया गया है। अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो लॉस्की का है। जोसेफ लॉस्की उनका नाम था, वो एक ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य। देखिए मनोनीत किए गए सदस्य भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो है अनुच्छेद 54 में, ठीक है। और इसके जो निर्वाचक मंडल में 7 भाग कौन कौन लेते हैं, देखिए मैं बताता हूं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य और प्रस्तावक और तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो वो सक्षम निकाय जो है वो नागरिकता प्राप्त अधिकारियों को विधि द्वारा विनिमय करता है, वो है संसद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 11 के अकॉर्डिंग। नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो ये भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मुख्यमंत्री के कार्यों को। तो मुख्यमंत्री के कार्यों को किया गया है अनुच्छेद 167 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक और अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 163, जिसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद और इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना का सुझाव है ये दिया था सरकारिया आयोग ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकारिया आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। यहाँ पूछ रहा है कब अधिनियमित किया गया। तो देखिए भारत में सूचना का अधिकार जो था वो 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 जून 2005।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है। तो देखिए सुरक्षा परिषद की अगर बात करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इसमें 5 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो अस्थायी सदस्य है वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, और 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनका कार्य अवधि जो होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा का जो गठन है वो ग्राम पंचायत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क व्यक्तियों के से मिलाकर किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक में संबंधित ग्राम सभा के सभी निवासी भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है। आप लोग फॉर्म भरते होंगे तो ऑप्शन आता होगा क्रीमी लेयर, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का तात्पर्य जो है वो आय के स्तर पर आधार का वर्गीकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 233 की 1 के तहत किसी भी राज्य के जिला के न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मुंशी प्रेमचंद निम्न में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है। देखिए मुंशी प्रेमचंद की कुछ पुस्तकों की अगर बात करते हैं तो वो है सेवा सदन, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्णभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं। तो सेवा सदन भी है, गबन भी है, रंगभूमि भी है, ठीक है। लेकिन गार्डनर जो है वो किनके द्वारा रचित है। गार्डनर के लेखक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। तो कार्बन निगेटिव, एकमात्र कार्बन निगेटिव जो देश है वो है भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। कि वो कौन? भूटान है। भूटान की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है थिम्पू और यहाँ की करेंसी है न्यूग्लम ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है। तो ये हुआ है 1986 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986। 1980 से याद रखिएगा वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है और 1972 से याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है सेन सूचकांक क्या है। सेन सूचकांक नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये अमर्त्य सेन से संबंधित है और ये निर्धनता के आकलन के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे अमर्त्य सेन, उनके द्वारा एक सूचकांक विकास किया गया था, उसी का नाम दिया गया सेन सूचकांक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। तो सार्वजनिक ऋण के घटक के सार्वजनिक उधारी भी है, ट्रेजरी बिल भी है और आरबीआई के जारी प्रतिभूति भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है 29 अगस्त 2000 को कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो 5 खिलाड़ियों को किया जाएगा। उन 5 खिलाड़ियों का नाम है रोहित शर्मा, मोनिका बत्रा, विनेश फोगाट, मरियप्पन और रानी रामपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। अगर हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान की तो ये खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और कब से? 1992 से, और इसमें 7.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है हाल ही में किसानों को क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है। तो ये जो भारत का पहला बैंक है वो है ICICI बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका गठन हुआ है 1955 में और इसका टैगलाइन है हमें है ना ख्याल आपका। क्लियर है। एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं तो इसका गठन हुआ है 2007 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। SBI की बात करते हैं तो इसका गठन हुआ है 1955 में, इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। PNB की बात करते हैं तो इसका 1894 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो सीमा बनाने वाली नदी है वो है संकोश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकोश। संकोश जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसी नदी पर भारत और भूटान के सहयोग से संकोश परियोजना भी स्थापित किया गया है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी
इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय यूएई में अबू धाबी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 2009 को। इसके जो मेंबर्स हैं वो 160 स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है जियोग्राफिक इंडिकेशन कृषि के उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करता है? तो ये उत्पाद को करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जीआई टैग से याद रखिएगा, भारत का जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को मिला है 2004-05 में, और इसका जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर बात करते हैं तो इसमें पर्यावरण से संबंधित मामलों पर त्वरित निर्णय लिया जाता है। यह एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका गठन किया गया है 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और अभी इसके चेयरमैन का नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो प्लूटो ग्रह की जो खोज थी वो 1930 में क्लाइव टॉम्बे के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फिर अगस्त 2006 में इसको जो IAU है वो प्रयाग सम्मेलन में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया था। इसे ग्रह से निकाल दिया गया था और बौने श्रेणी के ग्रह में रख दिया गया था। अब बात आती है कि ग्रह से इसे निकाल क्यों दिया गया था? ग्रह से इसको निकाले जाने के कुछ मुख्य कारण थी वो ये था कि ये वरुण की कक्षा से को काटता था, दूसरा था कि आकार में चंद्रमा से छोटा था, और तीसरा था कि इसकी कक्षा जो थी वो वृत्ताकार नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फ्री स्टाइल हो गया बटरफ्लाई, स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, ये सब जो है वो तैराकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर टेबल टेनिस की बात करते हैं तो टेबल टेनिस से कुछ प्रमुख शब्द जो हैं वो याद रखिएगा, जैसे सर्विस हो गया, पेन होल्डर, ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, चाइनीज ग्रिप, ये सब टेबल टेनिस से संबंधित है। अगर हम बात खो खो की करते हैं तो खो खो से याद रखिएगा चेंज, एक्टिव, कॉस्लेन, ये सब खो खो से संबंधित शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में बहने वाली एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की कुछ और सहायक नदियां के नाम याद रखिएगा, जैसे दिबांग, लोहित, धनसिरी, मानस, तिस्ता, दिहांग, कुल्सी, संकोस, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात गंगा की करते हैं तो गंगा की कुछ सहायक नदियां के नाम याद रखिएगा, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, गोमती, गंडक, कोसी, रामगंगा, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करते हैं गोदावरी की तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। रावी की सहायक नदी है चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अप्रैल 1948 में तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई जो है वो तालाब के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई करने में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? तो अंजलि भागवत जो है वो राइफल शूटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अंजलि भागवत जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, और ये वर्ल्ड नंबर 1 भी बनी थी 10 मीटर एयर राइफल में 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर बात करते हैं तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी। 14 सितंबर से याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। अगर हम बात और कुछ फरवरी से रिलेटेड दिवस की बात करते हैं तो याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और पहले आप लोग इसका टेस्ट का PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसको अटैम्प्ट कीजिए और कितना मार्क्स आ रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे का जो 20 मैथ्स और रीजनिंग का इसका जो क्वेश्चन है वो PDF में आगे आपको अटैच्ड फॉर्म में मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी उसी PDF में प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।